पिछले एपिसोड में हमने फियांग के बारे में जाना था, जो कि अचानक में ही मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो एक स्कूल का स्टूडेंट बन चुका था। उसको यकीन नहीं होता कि भाई ये कैसे हो गया, मैं तो जा रहा था हेवन के अंदर और हेवन से मैं यहाँ पर मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर कैसे आ गया। लेकिन अब जब वो मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर आ चुका था तो यहाँ पर उसके कई सारे दुश्मन होते हैं जो कि सभी उसकी बेइज्जती करते हैं और उसको बुली किया करते हैं। तो फियांग डिसाइड करता है कि ठीक है, जब हेवन ने मुझे यहाँ पर मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर भेजी दिया तो यहाँ के सारे मैटर मैं संभाल ही लेता हूँ, दिखाता हूँ लोगों को कि आखिर जो मुझे परेशान करने के बारे में, जो मुझे बुली करने के बारे में सोच रहे हैं, उनकी मैं किस तरह की हालत कर सकता हूँ। तो वो एक एक करते हुए चुन चुन कर जितने भी उसके दुश्मन होते सभी की वाट लगाना शुरू कर देता है। कोई भी इसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। जुआन नाम का एक बंदा होता है जिसके छोटे भाई को उसने मारा था, तो वो यहाँ पर आ चुका था फियांग से अपना बदला लेने के लिए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम फियांग को देखते हैं जिसके पास वो लेटर था जुआन वाला कि वो उसको 1 वर्सेस 1 के बैटल के लिए चैलेंज करना चाहता है। तो यहाँ पर फियांग ये सोच रहा था कि वो जो जुआन है ना, अपने ओरिजिन रैम के फर्स्ट स्टेज को आराम से कंप्लीट कर चुका है, लेकिन मैं तो अभी अपना से बॉडी टेम्परिंग रैम ही ब्रेक थ्रू किया हूँ और उसके एकदम शुरुआती स्टेज पर मौजूद हूँ। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जुआन मुझसे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर इस हालत के अंदर मुझे यहाँ पर जुआन से मुकाबला करना है, उसको हराना है ना, तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि मैं अपनी कल्टीवेशन को वापस कैसे हासिल कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी पुरानी कल्टीवेशन में से थोड़ी पावर को हासिल कर लूँ ना, तो उसके बाद मुझे जुआन को हराने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके पास भी 5 कलर डिवाइन जेड जो है ना, वो भी मौजूद है, तो मुझे तो वो भी चाहिए। इस वजह से मुझे उससे फाइट करनी ही पड़ेगी, मैं ये फाइट छोड़ नहीं सकता। पर तभी वहां पर आकर पहुंच जाता है वो फियांग की फैमिली का हेड और यहाँ पर आने के बाद वो फियांग से कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर तेरी टांगे तोड़ने के लिए आया हूँ, क्योंकि तूने मेरे प्लान को बर्बाद करने की कोशिश की। तूने आखिर चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया एक प्राइवेट फाइट का? तुझे पता है ना कि अगर मेरा प्लान चौपट हुआ तो मैं यहाँ पर अपना दिमाग खराब कर लूंगा, उसके बाद मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुनकर फियांग जो था वो उससे कहने लग जाता है कि अबे तू है कौन जो तू यहाँ पर मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहा है? तू सिर्फ एक नौकर हुआ करता था हमारी फैमिली का, जिसको मेरे दादाजी ने अडॉप्ट करके हमारी फैमिली में लाया था, लेकिन आज देख तो यहाँ पर फैमिली का हेड बनने के बारे में सोच रहा है। एक अडॉप्टेड इंसान जिसका मेरी फैमिली से कोई नाता भी नहीं है और तू यहाँ का चला हेड बनने के लिए और मुझ पर हुक्म चला रहा है। बेटा तेरे हुक्म को मैं कभी मानने वाला नहीं है। तो ये सुनकर वो फैमिली हेड तो भड़क चुका था कि तू ना अपनी मौत चाह रहा है, इसलिए मैं तुझे वो देकर रहूंगा। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस फियांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो अटैक करने वाला था कि तभी वहां पर फियांग की टीचर आकर पहुंच जाती है और एक ही अटैक देकर मारती है उस फैमिली हेड को। ये कहने लग जाती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि अभी फियांग हमारी एकेडमी के अंदर मौजूद है ना, तो यहाँ पर आकर उसके ऊपर अटैक तूने किया कैसे? मेरी एकेडमी के किसी बंदे को अटैक करने के बारे में कोई सोचेगा भी ना, तो मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो जो फैमिली हेड था देखकर हैरान रह चुका था कि ये लड़की तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं इतनी आसानी से इसको नहीं हरा पाऊंगा। तो अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। मैं बाद में आता हूँ इस फियांग से बदला लेने के लिए, लेकिन इसकी टांगे मैं जरूर तोड़ कर आऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो उसके जाने के बाद वो जो टीचर थी फियांग से कहना चाहती कि तो तुम्हारी फैमिली का हेड है ना, ये ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर फियांग कहना चाहता है कि अरे इसको छोड़ो, ये एक गद्दार धोखेबाज इंसान है। मेरे फैमिली ने इसको अडॉप्ट करके अपने जैसा पालकर बड़ा किया और आज ये हमारी फैमिली को अपना गुलाम बनाने के बारे में सोच रहा है। ऐसे गद्दारों को कोई इज्जत नहीं देनी चाहिए, जितना मारना उतना मारो उसको, जहाँ दिखे वहीं धो दो उसको। लेकिन वैसे टीचर आप यहाँ पर क्या कर रही थी? ये तो हॉस्टल का जो एरिया है वो लड़कों वाला है ना, यहाँ पर सब लड़के रहते हैं, तो आप इतनी रात गए अचानक से मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही थी जो एकदम सही टाइम पर आपने एंट्री मार ली? क्या आप कुछ गड़बड़ करने के बारे में सोच रही थी क्या? तो टीचर कहती कि अरे नहीं बेवकूफ कहीं कि मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, तुम तो वैसे भी चिल्ला रहे थे कि कोई मदद करो, मैं कुछ बचाओ यहाँ पर आकर, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा दूर से, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं अपना थोड़ी ना यहाँ पर घूम रही थी जो तुम्हारे पर नजर रखूंगी, तो मैं तुम्हारे सही टाइम पे बचाने के लिए पहुंची। हाँ, मैं तुमसे इस बारे में भी बात करना चाह रही थी कि तुमने जुआन का चैलेंज एक्सेप्ट कैसे किया? तुम देख रहे हो ना तुम्हारे और उसकी पावर के अंदर आसमान जमीन का फर्क है, कैसे मुकाबला करोगे उसका? ये एकदम इम्पॉसिबल चीज है तुम्हारे लिए। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तुम बैटल एरिया के अंदर जाओगे ना उससे फाइट करने के लिए, तो वहीं पर वो तुम्हारी जान ले लेगा, तुम्हें जान से मार डालेगा। क्योंकि एक तो वैसे स्ट्रॉन्ग है वो अलग बात है, वो अपने भाई का बदला लेगा तुमसे, वो अलग चीज। तुम चाहो तो प्रिंसिपल से बात करो, बाकी टीचर वगैरह से बात करो, तो वो जुआन को समझाकर ये चैलेंज कैंसिल करवा देंगे और ये बैटल नहीं होगा फिर, क्योंकि अगर ये बैटल हुआ तो उसमें तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन फियांग कहता है कि मैंने कब कहा कि मुझे ये बैटल रोकना है, मैं तो बिल्कुल भी ये बैटल नहीं रोकना चाहता हूँ, मैं तो बिंदास जाना चाहता हूँ उससे फाइट करने के लिए। कल छोड़ो, मैं तो अभी जा रहा हूँ फाइट करने के लिए अगर मेरा मन हो तो। टीचर कहना चाहती कि तू टीचर है कि मैं टीचर हूँ, तू मुझे सिखाएगा कि मुझे तुझे सिखाना चाहिए? मैं कह रही हूँ ना, ये बैटल कैंसिल होगा तो बैटल कैंसिल होगा, मैं नहीं चाहती कि तुझे कुछ हो जाए। वो फियांग को जबरदस्ती वहां से ले जाती है और टीचर यहाँ पर लेकर आती है फियांग को जियारोंग के पास। और यहाँ पर आने के बाद उससे कहने लगी थी कि मैंने तुमसे बात की थी ना कि मैं तुम्हारे लिए एक स्टूडेंट को ढूंढूंगी जो तुम्हारा डिसाइबल बनने के लिए तैयार हो जाएगा, तो मैं ऐसे एक स्टूडेंट को लेकर आई हूँ, उसको तुम अपना डिसाइबल बना लो और उसका थोड़ा सा एक मैटर है उसको शांत करवा दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अगर किसी से बात करोगे ना तो वो मैटर शांत हो सकता है। ये सुनकर जियारोंग कहता है कि अभी मुझे कोई डिसाइबल सवाल नहीं चाहिए, मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ। वो यहाँ पर अपने दूसरे डिसाइबल
से कहना चाहते हैं कि तूने इन लोगों को रोका क्यों नहीं यहाँ पर आने के लिए। मैंने कहा था ना कि यहाँ पर कोई भी ना है, मेरा भी बहुत ज्यादा दिमाग खराब है, मुझे जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करनी है, कोई तो है उससे मुझे अपना बदला लेना है, इसलिए जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो तब वहां पर फियांग बीच में आता है और उस मास्टर जियारोंग से कहना चाहता है कि अरे 3 दिन पहले तो हमारी मुलाकात हुई थी, 3 दिन के अंदर तुम इतने ज्यादा एरोगेंट कैसे बन गए? कौन सा तुमने सपने देख लिए जो तुमको इतना एटीट्यूड आ गया कि तुम इस तरह से बात कर रहे हो? तो जैसे यहाँ पर जियारोंग देखते हैं कि फियांग यहाँ पर आया हुआ, उसकी फटकर हाथ में आ जाती है, कहना चाहते कि अरे अरे तुम मेरे डिसाबल बनोगे, अरे तुम तो मेरे मास्टर हो, तो पहले बोलना चाहिए ना कि तुम यहाँ पर आए, मुझे लगा कि कोई और होगा यहाँ पर मेरे डिसाबल बनने के लिए आया हुआ है। फियांग से कहता है कि अरे अरे यंग मास्टर, तुम कुछ क्या चाहिए बताइए ना, मैं सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। टीचर हैरान रह गई थी कि अरे चल क्या रहा है, मैं तो यहाँ पर इसको डिसाबल बना के लाई थी। यहाँ पर जियारोंग तो खुद फियांग को ही अपना मास्टर कहने लगा, ये सीन ही उल्टा कैसे हो गया? हुआ क्या दोनों के बीच में कि अब जो मास्टर बनना चाह रहा था वो डिसाबल बन गया, जो डिसाबल होना चाह रहा था वो मास्टर बन चुका है। टीचर फियांग से कहती है कि देखो मास्टर जियारोंग तुम्हारे सामने खड़े, इनको रिस्पेक्ट पेश करो, उनके सामने सर झुकाओ, ये तुम्हारा वो जो चैलेंज तुमने एक्सेप्ट किया ना उसको भी कैंसिल करवा देंगे, तुम्हारे बाकी के काम भी हैंडल करवा देंगे। तो जियारोंग जो तो कहना चाहते हैं कि प्लीज टीचर ऐसा मत करिए, इनको मेरे सामने रिस्पेक्ट पेश करने मत कहिए, वरना अभी तो रिस्पेक्ट पेश हो जाएगी, लेकिन कमरे के अंदर जाने के बाद बहुत जोर से मारने की आवाज आएगी आपको। फियांग जो था वो टीचर से कहने जाता है कि टीचर प्लीज आप यहाँ से जाइए, मुझे अपने जरा मास्टर जियारोंग से थोड़ी सी बातें करनी है, प्राइवेट बात हो जाएगी ना तो अच्छी बात होगी, तो आप प्लीज हम दोनों को थोड़ा सा प्राइवेट मोमेंट दे दीजिए, हम बात करना चाहते हैं पर्सनली। तो जाने के बाद यहाँ पर फियांग जो था वो जियारोंग से कहना चाहते कि अरे मेरा आया टीचर बनने वाला, मेरा मास्टर बनेगा, अब चल रहे तुझे तो मैं अपना डिसाबल भी ना बनाऊं, वैसे तो मुझे ये बता कि मैंने तुझे सामान लाने के लिए कहा था वो सब तू लेकर आया कि नहीं लेकर आया? तो जियारोंग कहना चाहता कि जो तुमने सामान दिया था ना सच में वो बहुत ज्यादा मुश्किलों से मिल रहा है, पूरा सामान जल्दी मिल भी नहीं रहा, और जितनी मैंने पूरी जान लगा दी, जी जान लगा कर रख दी मैंने, लेकिन फिर भी मैं उसके 6 सेट ही लेकर आ पाया हूँ। तूने 10 सेट कहे थे ना लाने के लिए, मैं सिर्फ 6 को ही लेकर आ पाया और उसी का मुझसे बंदोबस्त हो पाया, और आगे का मुझसे नहीं मिल रहा, चाहे मैं कितनी भी जान लगा दूं, कितना भी कोशिश क्यों ना करूं, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा। तो फियांग कहता है कि 6 सेट लाया ठीक है, अभी के लिए काम चला लूंगा, लेकिन काम मत खत्म करना, तो आगे भी ऐसी कोशिश करते रहना ताकि बचे हुए 4 सेट को भी तू कंप्लीट कर सके, अभी के लिए मैं 6 से काम चला लूंगा। तो ये सुनने के बाद वो जो जियारोंग था वो कहना चाहता है कि मैंने आपका तो काम कर दिया, तो आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे अंदर जो पॉइजन लगा हुआ जिसकी वजह से मैं मरने वाला हूँ, मेरे बोन मैरो खराब हो गया, वो आप कब ठीक करेंगे? मैं उसी को ठीक करने के लिए तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फियांग कहना चाहते हैं कि देख मैंने तुझसे वादा किया है ना कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगा और तेरा ये बोन मैरो भी ठीक कर दूंगा, तो चिंता क्या के लिए करता है? मैं हूँ यहाँ पर, मैं तुझे ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा और इंतजार कर, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तेरे को फिक्स कर दूंगा। वो अभी के लिए यहाँ पर जियारोंग को एक खास तरह की सो रिफाइंड टेक्निक देता है जिसके जरिए उसकी जितनी भी बोन मैरो में तकलीफ है ना वो काफी हद तक के सुधर जाएंगी, और मेहनत करते तो उसको काफी सुधार भी आएगा, वो अपनी पावर को भी बढ़ा सकता है। तो ये देखकर तो जियारोंग काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो फियांग कहना चाहते कि मेरा साथ देते रहे, मैं तेरे लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें करता जाऊंगा, आगे फिर तुझे किसी चीज की दिक्कत देने की या फिर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ तेरे लिए कर दूंगा, बस तुझे मेरे साथ देते रहना, जो मैं कहूंगा तुझे वो मानते रहना। तो अभी के लिए पहला तेरा काम ये है कि ये जो फर्नेस रखा हुआ है ना चल इसको चालू करो, इसके अंदर आग जला। तो ये सुनकर यहाँ पर वो जियारोंग कहना चाहता है कि अरे अरे अभी ऐसा मत करिए, मैं भी तो इसके अंदर एक पिल रिफाइन करा था, मेरी पिल अभी तक पूरी तरह से रिफाइन नहीं हुई है, अभी मैं इसका ढक्कन खोल दूंगा ना तो पिल जो होगी वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी वो सारी की सारी पिल। तो ये सुनकर फियांग कहना चाहते हैं कि अब होने देना वेस्ट, वैसे भी अगर रिफाइन होकर कंप्लीट हो भी जाती है तो कौन सा टॉप टीयर की वो पिल रहती, लो लेवल की तो पिल रहती, घटिया सी मामूली पिल, तो उसको पूरा रिफाइन करके मतलब भी क्या, भागा इसको यहाँ से। मैं भी यहाँ पर 2 पिल को रिफाइन करने के लिए आया, जिसमें से पहला है ओरिजिन चार्जिंग पिल और दूसरी है ओरिजिन बर्स्ट पिल, और ये मुझे जल्दी जल्दी रिफाइन करना है क्योंकि मुझे उस बैटल के अंदर भी जाना जो कि ज़ुआन के साथ होगा। तो ये सुनने के बाद तो वो जियारोंग था वो दंग रह जाता है कि बाप रे ये दोनों पिल ये टॉप टीयर की पिल नहीं है, ये सुप्रीम ग्रेड की पिल है, और इसको तुम रिफाइन करने के बारे में कह रहे हो, तुम लगता भी कि तुम इसको रिफाइन कर लोगे, क्योंकि ये पिल रिफाइन करना कोई मामूली बात नहीं है, बड़े बड़े मास्टर लगते हैं उसको अभी रिफाइन करने के लिए, वो भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो तुम कैसे कर लोगे उसको, वो भी इस मामूली से फर्नेस के अंदर जिसके अंदर सिर्फ नॉर्मल पिल रिफाइन होती है। तो फियांग कहना चाहते कि देख वो सारी बकवास बातें छोड़ दे, क्योंकि मैंने तुझे कहा ना कि मैं ये करने वाला, तो बस मैं ये करने वाला, जो मैं कहता हूँ तो वही किया करना, तो उल्टे बुल्टे सवाल क्यों पूछता है? तो यहाँ पर वो जियारोंग कहने लग जाता है कि ठीक है मैं मुझसे गलती हो गई, मैं अंदर कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा। वो जल्दी से यहाँ पर फर्नेस में आग लगाता है और यहाँ पर वो उसी फर्नेस के अंदर वो अपने वाले जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको डाल देता है। तो ये देखकर वो जियारोंग हैरान हो चुका था कि यार मैंने आपको कहा था ना कि इसके अंदर मेरी वाली पिल रिफाइन हो रही है, इसके अंदर आपने अपनी वाली भी पिल को डाल दिया, इसमें तो आपकी 2 पिल रिफाइन होगी, मेरी 1 पिल रिफाइन होगी, तो एक टाइम में 3 पिल रिफाइन होगी, ये कैसे होगा? एक बंदा एक टाइम में 1 पिल भी अच्छे से रिफाइन नहीं कर सकता, तो वो 3 पिल को कैसे रिफाइन करेगा? तो फियांग कहता है कि अबे तू मुंह बंद कर ले यार, मेरा सर दर्द कर गया, मुझे काम पर फोकस करने दे, तू मेरा दिमाग खराब कर, अभी तो एक वर्ड भी और कहेगा तो सच बता रहा हूँ 3 पिल के साथ साथ तुझे भी अंदर डाल दूंगा फर्नेस के अंदर और तुझे भी रिफाइन कर दूंगा, इसलिए कह रहा हूँ प्लीज अपना मुंह बंद कर ले, वरना मेरा
मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। तो ये सुनने के बाद वो जियोरॉन्ग कहता है कि ठीक है मास्टर जैसा आप कहे मैं वो करने के लिए तैयार, मैं कोई भी सवाल नहीं उठाऊंगा। इसके बाद वो फायर पावर का इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करने के बाद वो जितने भी फर्नेस के अंदर इंग्रेडिएंट्स डले हुए थे ना उसके अंदर अपनी पावर को डाल रहा था ताकि वो पिल को रिफाइन कर सके। लेकिन थोड़े टाइम के अंदर उसकी पावर एग्जॉस्ट हो जाती है। वो कहना चाहता है फियांग से कि देखिए मास्टर, मैं यहाँ पर अब और पिल को रिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी सोल पावर और फायर पावर जो है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इतनी हाई पिल को रिफाइन कर सके, तो आपको ये काम करना होगा। फियांग कहता है कि क्या यूजलेस इंसान है, कहाँ से तू अपने आप को अल्केमिस्ट कहता है, कोई काम का नहीं है तू, सब कुछ मुझे ही करना होगा। तो फियांग तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सारे की सारी पिल को रिफाइन करने में लग गया। और जैसे जैसे वो यहाँ पर ये काम कर रहा था ना वैसे वैसे वो पिल रिफाइन होने लग जाती है। एक बार के अंदर वो यहाँ पर एक नहीं बल्कि कितनी सारी पिल को रिफाइन कर लेता है। 5 उसने चार्जिंग पिल को रिफाइन किया था और 3 से 4 उसने बूस्ट पिल को रिफाइन किया था। जियोरॉन्ग तो देखकर हैरान हो जाता है कि बाप रे, इतनी सारी सुप्रीम ग्रेड की पिल को इसने 2 मिनट के अंदर रिफाइन कर दिया। ये इंसान है कि लग रहा है आसमान से कोई गॉड उतर के आ गया। इतना अल्केमी में एक्सपर्ट मैंने इंसान जिंदगी में कभी नहीं देखा। फियांग जो था अपने पास से एक वो जो पिल थी वो निकाल कर जियोरॉन्ग को देते हुए कहता है कि देख तेरी वाली पिल तो लगता है कि खत्म हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई वो, तो ले मैं अपनी में से पिल में से एक तुझे देता हूँ, ये तेरा गिफ्ट है जो तूने मेरी मेहनत की है उसका, जाके आप खुश हो जाओ और निकल रहे यहाँ से, क्योंकि मुझे ये कमरा खाली चाहिए, मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करनी है, अपनी पावर को बढ़ाना है, तो वो करने के लिए मैं यहाँ पर अपना कमरा खाली चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद जियोरॉन्ग वहां से जा चुका था। उसके जाने के बाद फियांग जो होता है वो कमरे के अंदर बैठा होता है और अपनी कल्टीवेशन वो करने लग गया था। वो ये कह रहा होता है कि बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक जो होती है ना वो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है बॉडी के ऊपर, जिसके जरिए हमारी बॉडी जो होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाती है ताकि आगे के जितने भी लेवल्स होते हैं उनको हम हैंडल कर सके अपनी बॉडी के ऊपर। और ये होने के बाद हमें सोल रिफाइनिंग टेक्निक चाहिए होती है जिसके जरिए हमारी सोल स्ट्रॉन्ग बनती है। सबसे पहला काम होता है बॉडी रिफाइन करने का, उसके बाद सोल रिफाइन करने का। जब दोनों आपस में मिलते हैं तब जाकर हमारे जो शरीर होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आगे सारे टेक्निक को हैंडल कर सके। यही सबसे बेसिक बात होता है कल्टीवेशन में स्ट्रॉन्ग बनने का। ये सारी चीजें मैंने न जाने कितने 100 साल पहले सीखी थी, अब जाकर एक बार फिर से वो सारे स्टेप करने पड़ रहे हैं बस इस मामूली से शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि मैं अपनी पूरी फुल पावर को यूज कर सकूं, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। जहाँ तक कि मैंने पढ़ा है बॉडी रिफाइनिंग के बारे में, अगर मैं इसको अच्छे से परफॉर्म कर लूं तो इसके बाद एक बॉडी जो होती है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एक लोहे जैसी हो जाती है वो। और अगर परफेक्ट तरह से बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को सीख लिया जाए ना तो उसके बाद उसके अटैक ऐसे हो जाते हैं कि वो एक माउंटेन को एक अटैक के अंदर कोलैप्स करवा सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है एक बंदा जब अगर वो अपनी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को एकदम अच्छे से सीख ले। तो उसके बाद जब मार्शल कल्टीवेशन में अपना कदम रखते हैं तो की एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, जिसके बाद हम अपना की गैदरिंग लेवल को आराम से ब्रेक थ्रू कर पाते हैं। अगर हम ये ना करें तो थोड़े बहुत अटैक जो होंगे ना वो भी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज करवा सकते हैं, लेकिन ये की रिफाइनिंग रैम जो होता है वो हमारी हेल्प करता है हमारी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग करने में और अटैक को झेलने की ताकत बनाने के लिए। और एक बात सबसे ज्यादा मिस्टीरियस होता है जो कि हमें नेदर वर्ल्ड का एक्सपीरियंस कराता है। इसमें हमारी डिवाइन सोल तैयार होती है जो कि हमारी हेल्प करती है नेदर वर्ल्ड की पावर को अपने अंदर हासिल करने के लिए। जब मैंने अपने पिछली लाइफ का एक्सपीरियंस जो मेरे पास है उस लाइफ के अंदर मैंने अपने इसी मिस्टीरियस और स्पिरिट वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो कि नेदर वर्ल्ड की है वहां से शुरुआत की थी और धीरे धीरे करते हुए मैं एक मार्शल एम्पायर बन पाया। तो मेरे ख्याल से मुझे सारे के सारे वही मेथड फॉलो करने चाहिए जो कि मैंने अपने पिछले लाइफ के अंदर किए थे, और उससे ही हो सकता है कि मैं जल्द से जल्द अपने पिछले लाइफ की सारी पावर को यूज कर पाऊंगा। वरना ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई खास काम होने वाला है। जब मैं अपने हेवनली एम्पायर रैम ब्रेक थ्रू कर रहा था तब मेरे पास कई बार हेवन ने अटैक करने की कोशिश की, कई बार उसने अपने दांव की पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैं उसके अटैक से बचता हुआ आया था क्योंकि मेरे अंदर जो डर था कि मैं मर जाऊंगा या मेरी बॉडी खत्म हो जाएगी या मेरी जितने सालों की मेहनत है वो खत्म हो सकती है, ये मैंने अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल लिया था। और अब मुझे यहाँ पर भी यही करना चाहिए। मैं डर रहा हूँ ना कि मेरी ये फिजिकल बॉडी जो नॉर्मल सी है वो खत्म हो जाएगी, तो मुझे इसका डर अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। अगर मैं ये डर निकाल दूं तो उसी के बाद में जाकर आराम से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। जब तक ये डर मेरे दिमाग में बैठा रहेगा ना मैं जल्दी अपनी कोई खास टेक्निक को परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा, इस डर से कि कहीं मेरी बॉडी खराब ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर फियांग एक बार फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। वो सारी की सारी पिल को एक बार के अंदर ही खा चुका था ताकि वो आपको स्ट्रॉन्ग बना सके। अब भले से उसकी बॉडी को कितना भी नुकसान क्यों ना हो, लेकिन वो अपना ओरिजिनल रैंक ब्रेक थ्रू करके रहेगा। बस यही उसका टारगेट था कि आज बेटा ओरिजिनल रैंक तू तो गया, मैं आज तुझे ब्रेक थ्रू करके ही रहूंगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए। पावर को बढ़ा देता है और लग रहा था कि शायद वो अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगा, पर वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो तो भी हमें नहीं दिखाना चाहता। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।